तो ईरान अमेरिका के बीच जारी युद्ध का साइड इफेक्ट एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। यमन के हुती विद्रोहियों ने यमन तट के पास लाल सागर में भारतीय जहाज फेज नूरे ओलिया अटैक कर दिया है। मंगलवार को प्रोजेक्टाइल से हुए हमले में जहाज पलटकर डूब गया। हालांकि यमन के कोस्ट गार्ड ने सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया है, जिनमें से 13 भारतीय नाविक भी शामिल हैं। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने खुद इस बात की जानकारी मीडिया के सामने रखी है। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि यमन के समुद्री इलाकों के पास भारतीय MSV फेज नूरे ओलिया पर एक प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। इससे जहाज पलटकर डूब गया। उन्होंने कहा कि भारत बिना किसी उकसावे के बिना सुरक्षा वाले इस मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल पर हमले की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखते हुए कहा कि भारत इस रक्षाहीन नौकायान पोत पर हुए इस आक्रमण हमले की कड़ी निंदा करता है। हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे यह बताते हुए राहत मिल रही है कि यमनी कोस्ट गार्ड ने सभी 14 नाविकों और इसमें से 13 भारतीयों सहित सभी को सुरक्षित बचा लिया है। उन्हें यहां मोखा बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय का बयान भी आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है रणधीर जायसवाल ने कहा है कि 4 अगस्त 2026 के यमन के तट के पास लाल सागर में भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत MSV फेजे नूरे ओलिया पर हमला हुआ। इस हमले के बाद जहाज समुद्र में डूब गया। जहाज पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। बता दें कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेज यानी कि NRF बाब अल मदब जलडमरू मध्य के पास यमन के पश्चिमी तट पर तैनात हैं और इनका नेतृत्व यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के सदस्य तारिक सालेह करते हैं। यह घटना लाल सागर और बाब अल मदब जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाकर किया गया है और हमलों में वृद्धि के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर फिर से चिंता पैदा हो गई है। 20 जुलाई को हुती समूह ने सऊदी अरब पर एक नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा की थी, जिसके बाद रियाद ने चेतावनी दी है कि वह अपने जहाजों को निशाना बनाने वाली धमकियों का कड़ा जवाब देंगे। खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर हमले की साजिश की जा रही थी। कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति को लॉस एंजेलिस में गोल्फ कोर्स से गिरफ्तार किया गया। घटना मंगलवार की है, जब ट्रंप लॉस एंजेलिस यानी कि LA में रेंचो पॉलिसिस वर्ड्स इलाके स्थित ट्रंप नेशनल गोल्फ कोर्स में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के लिए फंडरेजिंग डिनर में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। तभी संदिग्ध गोल्फ कोर्स में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप के सुरक्षा कर्मियों ने धर दबोचा। पुलिस को उसकी कार से बंदूक और गोला बारूद बरामद हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो ट्रंप के यहाँ होने वाले इस फंडरेजर कार्यक्रम के सुरक्षा इंतजामों पर नजर रख रहा था। 38 साल का जिनेन जॉन को हथियार और प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। शेरिफ विभाग ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। वहीं ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का दक्षिणी समुद्री रास्ता सभी कारोबारी जहाजों के लिए खुला है, जबकि ईरान और ओमान के बीच जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बढ़ाने के लेकर बातचीत और मोल बहाव में प्रगति हुई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ईरान अमेरिका की प्रस्तावित बातचीत के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा के लिए खुल जाएगा। और चलिए अब इसी पर ये बदलते जो आपको इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, इन्हीं को विस्तार से समझेंगे। क्या स्ट्रेटेजी इनके पीछे देखी जा रही है, इसको लेकर हम बात करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी। सर बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। साथ ही डॉक्टर अजिताभ जी भी हमारे साथ है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर बहुत स्वागत है आपका भी। माथुर सर, रुख आप ही का सबसे पहले करना चाहूंगी, ये अभी भारत शांति से अपना काम कर रहा है, जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो भी झेल रहा है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके का जो ये हमला हुआ है यमन में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? ये क्या इसके पीछे स्ट्रेटेजी? हालांकि हमारे तमाम जो 13 नाविक थे उनको बचा लिया गया है, और इसका असर क्या पड़ेगा, किस तरीके की भारत के आगे की कार्रवाई जो है वो देखी जा सकती है? जय हिंद। देखिए ये जो परिस्थिति वहां पर उभर करके आ रही है, ये बात हम पहले कर चुके थे कि वहां निश्चित रूप से अब दबाव बाबल मंदेब पर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ईरान के पास कोई और रास्ता नहीं है। उनके पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं है कि वो इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमलों को झेल सकें। उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, तो वो चाहते हैं किसी भी प्रकार से अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जाए, अंतरराष्ट्रीय दबाव और डोमेस्टिक दबाव।
और वो दबाव बनाने के उस सिलसिले में उन्होंने बाब-अल मंदेब को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये जो हूती रेबल्स हैं, इनको जो आप कहना चाहती हैं वो कहें, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन है। और ये आतंकी संगठन पिछले 10-12 साल से सऊदी अरब के साथ एक युद्ध जैसी स्थिति में लगा हुआ है। यमन का लगभग 1/3 हिस्सा इनके कब्जे में है, जो कि जिसके तरफ से वो लगातार सऊदी अरब के साथ युद्ध में लगे हुए हैं। तो ये बात कहना कि अचानक से ऐसा हुआ है, ये नहीं है। लेकिन भारत के जहाज पर हमला होना, इसके लिए इसके पीछे कुछ बातें मुझे लगता है नजर आ रही। पहली बात तो संभावना इस बात की है, जो कि मैं मानना भी चाहता हूं, कि ये इंटेंशनली भारत के जहाज पर हमला कहीं ना कहीं होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। उनको लगा कि ये एक जहाज शायद सऊदी अरब की तरफ जा रहा है या सऊदी अरब से कुछ सामान लेकर के जा रहा है, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर हमला किया। ये एक संभावना मुझे लगती है, और हो सकता है कि ये हो, और उन्हीं यमन के लोगों ने ही हमारे चालक दल को या जो भी क्रू है उसको बचा लिया। दूसरी जो चीज मुझे नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि वो किसी प्रकार से भारत और अमेरिका का जिस प्रकार से आजकल संबंध चल रहे हैं, उससे उनको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत भी अगर उनको इस तरह से उनके जहाजों पर हमला किया गया और उनके व्यापार को प्रभावित किया गया, तो भारत भी अमेरिका के ऊपर दबाव डालने में में सक्षम है। और वो इसलिए भारत के जहाज पर उन्होंने हमला किया, ताकि भारत से वो उम्मीद करें कि वो अमेरिका पे दबाव डाले कि इस प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकला जाए। तीसरी चीज ये है कि हूती जो है वो ये दिखाना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं, ये दिखाना चाहते हैं कि वो इस परिस्थिति में है कि वो बाब-अल मंदेब को और लाल सागर से होने वाले समुद्री व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। ये भी उन्होंने इस हमले को करके, पहले भी 3 जहाजों पे उन्होंने हमला करने का प्रयास किया था, और इस जहाज को डुबो करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं और बाब-अल मंदेब के ऊपर वो दबाव बनाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन कहीं ना कहीं निकल करके मुझे लग रहा है आ रहा है, और यही कारण है कि वो वहां के समुद्री यातायात पर हमला कर रहे हैं। यही कारण है कि ये लोग जो हैं समुद्री यातायात पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर अजिताभ सर देखा जाए तो देखिए, एक रिपोर्ट है ये कि जब से यहाँ पर कच्चे तेल पर $70 प्रति बैरल था, यहाँ अप्रैल से जून के बीच में $120 प्रति बैरल तक पहुँच गया ये। यानी कि अब जो तेल कंपनियाँ हैं उन्होंने इस टाइम पीरियड में करीब 23% का मुनाफा भी कमाया है। पूरी तरीके से अब ये तेल कंपनियों का मुनाफा, इसी बीच युति विद्रोहियों की इस तरीके की कार्रवाई, इन तमाम रास्तों को ब्लॉक करना, ये तमाम तरीके के जो हमले हैं वो किए जाना। तो ये जो एक स्ट्रेटेजी है, अगर इसमें हम बात कर रहे हैं तो 6 बड़ी तेल कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत मुनाफा कमाया है। इसमें सऊदी अरामको है, इसमें एक्सोन मोबिल है, शेवरॉन है, शेल है, टोटल एनर्जीज है, BP है, इनका नाम है। सबसे ऊपर सऊदी अरामको है। तो ये जो तमाम चारों तरफ की गतिविधियां आप देख पा रहे हैं, ये बदलते हालात, ये के इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं, ये कैसे नजर आ रहे हैं। और आने वाले वक्त पर जो युति विद्रोही, जैसे कि सर भी बता रहे थे, जिस तरीके की कार्रवाई ये कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इन पर कार्रवाई इनको रोकने के लिए हो सकती है अमेरिका की तरफ से? देखिए पिंकी जी, जो लेटेस्ट अभी खबर आई है कि एक और टैंकर पे, सऊदी के एक और टैंकर पे अटैक हुआ है। उस टैंकर का नाम वफा है, और इसको मिला के अब हूती क्लेम कर रहे हैं कि 8 सऊदी के टैंकर्स पे अभी तक लाल सागर में उन्होंने अटैक किया, उसको निशाना बनाया है। तो इससे साफ दिखता है कि ईरान अपने प्रॉक्सी हूती के थ्रू दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। जितना अमेरिका पे दबाव होगा उतना ईरान के लिए अच्छा है, और ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा, जितना आर्थिक और ऊर्जा संकट बढ़ेगा, ईरान उतने लेवरेज लेने की स्थिति में होगा, ये उसका मानना है। दूसरी तरफ जो आपने ऑयल कंपनीज के प्रॉफिट की बात की, तो यस, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि देखिए कैसे अमेरिका और यूरोप के देश पैसा कमा रहे हैं और दूसरे को परेशान कर रहे हैं। दूसरे की आर्थिक जो महामारी चल रही है वो तो चल ही रही। खबर ये है कि अमेरिका के जो 2 बड़े ऑयल कंपनी हैं, जैसा आपने नाम भी बताया, उस दोनों कंपनी एक्सन मोबिल और सेवरन, ये दोनों ने मिलकर $26 अरब पिछले क्वार्टर में, इस साल के जो दूसरा क्वार्टर है उसमें कमाया। $26 अरब इज ए ह्यूज अमाउंट। और ये दोनों कंपनी जो हैं अमेरिका के, ये बेसिकली राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव को फंड करते हैं। मींस कि ये राष्ट्रपति ट्रंप को ही एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा हो रहा है, अमेरिका की कंपनीज को फायदा हो रहा है। लेकिन
उसका फायदा अमेरिका के लोगों को नहीं पहुंच रहा है। वहां तेल के दाम पिछले अगर देखा जाए युद्ध के दरमियान, देखिए 5 महीने में लगभग $4 से पर गैलन बढ़ा है। तो अमेरिका के सिटीजन्स को अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका के जो बिग ऑयल कंपनीज हैं वो राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोग से पैसा कमा रहे हैं, सो दैट कि अगले चुनाव में भी उनको सपोर्ट ऑफ कोर्स जारी रहेगा। इसके अलावा जो अपने फ्रांस, यूके और सऊदी अरामको का जो आपने हवाला दिया, ये सारे कंपनी बहुत पैसा कमाया है तेल के दाम बढ़ने से। मुझे लगता है अमेरिका की चाहत सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध को कंटिन्यू करने में है, पैसा कमाने में है। अमेरिका का कंपनीज को फायदा हो, भले उसके सिटीजन्स को, आवाम जनता को हो या ना हो। एक तरफ यहाँ पर मुनाफे को देखते हुए इस लड़ाई को रोकने का कोई इरादा जो है वो ना अमेरिका का नजर आता है, ना ही आसपास के इन कंट्रीज का नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ जिन कंट्रीज को इससे खासा नुकसान हो रहा है, जिनके ऊपर इस वक्त भारी संकट ऊर्जा का मंडरा रहा है, किस तरीके से सिचुएशंस को संभाला जाना है, किस तरीके से महंगाई को बढ़ने से रोका जाना है, ये तमाम जो टेंशन्स दूसरी कंट्रीज में, इसको देखते हुए इन देशों को क्या फैसला लेना चाहिए, क्या रणनीति जो है वो बनाई जानी चाहिए, माथुर सर ये बताइएगा। और इसी के साथ एक अपडेट ये भी है कि ईरान में विदेश मंत्री अब्बास अरागची को हटाने की तैयारी हो रही है, कि कुछ सांसद विदेश मंत्री अब्बास अरागची के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी अपडेट है। यानी कि इम्पैक्ट तो यहां पर भी अंदर खाने में चल ही रहा है। बिल्कुल पिंकी, देखिए सबसे बड़ी चीज, पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं कि जहां तक अलाइनमेंट्स, रीअलाइनमेंट्स का सवाल है, ये लगातार होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। आपने पिछले इस बाबल मंदिर पे जब दबाव पड़ा था तो आपने सुना होगा, हमने ये देखा कि किस प्रकार से लगभग 50 से ज्यादा देशों को सऊदी अरब ने पत्र लिख करके कहा था कि हम लोग को एक अलाइनमेंट बनाना चाहिए और दबाव डालने की नीति लानी चाहिए, और इस बात का यकीन करना चाहिए कि हर हालत में जो है बाबल मंदिर को और लाल सागर से होने वाले व्यापार, देखिए सिर्फ ऊर्जा का प्रश्न नहीं है पिंकी, लाल सागर से लगभग 31-32% और अन्य जो समुद्री व्यापार है वो गुजरता है, और उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। फर्टिलाइजर्स हैं, मेडिसिन हैं, उसमें हर प्रकार की चीजें हैं। तो ये जो आम जो व्यापार है, खास करके यूरोप को दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने का एक बहुत बेहतरीन इंपोर्टेंट मार्ग है बाबल मंदिर। तो इसके लिए अलाइनमेंट्स बनने ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। लगभग 14 देशों ने इसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए हैं। 2-3 देशों ने अपनी नेवीज को भी प्रोवाइड करने का कहीं ना कहीं वायदा किया है, लेकिन ये चीज सीधे इंप्लीमेंट होते होते कुछ समय लगेगा। इसके अलावा हमको ये और आवश्यकता है कि और काफी जो देश हैं जो कि इससे प्रभावित हैं। आप साउथ ईस्ट एशिया के किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के और अब बाबल मंदिर के ऊपर और दबाव आने के कारण उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और वो जो प्रभाव है, जब तक कि इन चीजों पर सुचारू रूप से काम शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक मुझे लगता है वो प्रभाव बना रहेगा। आपको मैं उदाहरण छोटा सा देता हूं कि जैसे चीन की बात हम करें तो चीन का जो ईरान के साथ व्यापार है वो कुल $32 बिलियन का है, जबकि चीन का पश्चिम एशियाई देशों के साथ कुल व्यापार लगभग $400 बिलियन है, जिसमें इजराइल भी शामिल है। इजराइल के साथ भी उनका 17 या 20 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। वो तमाम व्यापार भी इससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। जो रूस के ऊपर इसका बड़ा भारी असर होगा, क्योंकि जो रूस से ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सुएज कैनाल और लाल सागर और बाबल मंदिर के थ्रू होता है। तो ये पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर होने वाला है, और ये बात मैं आपको बता सकता हूं कि इस चीज का दबाव अमेरिका पर भी और ईरान पर भी देश डालेंगे। आप जो यूरोप जो है अमेरिका से दूर होता हुआ नजर आ रहा था, ईरान के साथ कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा था, वो निश्चित रूप से इस बाबल मंदिर पर दबाव पड़ने के बाद ईरान के खिलाफ होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो अगर आवश्यकता पड़ी तो अपनी सेनाएं भी भेजने के लिए तैयार होंगे, ताकि इस क्रूशल सी रूट को, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को खोला रखा जा सके। जहां तक सवाल अरागची का है, देखिए अरागची को जो वहां के अतिवादी विचारधारा के, जिनको मैं कहता हूं जिहादी मानसिकता के जो लीडर्स हैं और जिनके दिमाग में सिवाय जिहाद और बदले के कोई दूसरी चीज नहीं है, वो अरागची को इस नजरिए से देखते हैं कि अरागची जो है वो एक सॉफ्ट लीडर हैं और वो कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने ईरान के इंटरेस्ट का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सौदा ऐसा कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से ईरान के फेवर में नहीं है। उनको एक बात का और वो है कि ये जो डिसइल्यूशनमेंट में जो लोग रहते हैं, उनको ये है कि उन्होंने अमेरिका को दबा लिया, गिरा दिया, घुटनों पर ले आए, हरा दिया।
अब उनको लग रहा है कि जब हमने अमेरिका को घुटनों पर लाके उनको हरा के बिल्कुल मटियामेट कर दिया है, तो फिर हम अमेरिका के साथ किस प्रकार का वार्तालाप करना या किसी प्रकार समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनके कारण वहां पर लोग ये प्रयास कर सकते हैं। और ये रांची अकेले नहीं होंगे, आप देखिएगा पेजेशकियान भी होंगे, शायद काली पापड़ी हो। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल 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 माथुर सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अजिताभ सर, पेजेशकियान को लेकर ही अपडेट जो है वो सामने आ रहा था, इसी पर बात मैं करने वाली थी। माथुर सर, हम लोग लगातार एक बात करते हैं कि ये जो विचारधारा है, जब तक इसको नहीं बदला जाएगा, ये जो IRGC की कट्टरपंथी है, जब तक ये नहीं खत्म होगी, ये नहीं हटेगी, तब तक यहाँ पर शांति नहीं हो सकती है। इनके हरकतें जो हैं वो बिल्कुल ऐसी ही रहने वाली हैं और इसका खत्म होना बेहद जरूरी है। लेकिन ये तो अब और भी मजबूती से आगे बढ़ती नजर आ रही है। अभी देखिए अपडेट ये है अजिताभ सर कि इजराइल की तरफ से जानकारी आ रही है कि विदेश नीति और परमाणु कार्यक्रम जैसे अहम मामलों में अब राष्ट्रपति की भूमिका सीमित कर दी गई है। इन फैसलों में IRGC कमांडर अहमद वाहिदी की राय अंतिम मानी जाएगी। तो राष्ट्रपति पेजेशकियान की ताकत भी घटा दी गई है और ये जो बिल्कुल मुख्य जो मेन एकदम फैसले होंगे, इनमें IRGC कमांडर अहमद वाहिदी की राय को ही अंतिम माना जाएगा। ये देखिए पिंकी जी, ऐसी खबरें आ रही हैं और खास करके इजरायली मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं। कितना विश्वसनीय है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरान के अंदर में 3 धड़े बटे हुए हैं। एक तो जो सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खamenei, खुद तो अदृश्य हैं, क्या उनकी हालत है दुनिया को पता नहीं चल रहा है, और उनके पीछे CIA और मोसाद की टीम लगी हुई है उनको खोजने के लिए, तो उनकी तो ध्वनि भी नहीं सुनाई पड़ रही है। तो इससे संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ उन्हीं के नाम से कहा जा रहा है कि पेजेशकियन के पावर में कमी की गई है, और उतना ही नहीं, पेजेशकियन शायद 28 बार अब तक रिजाइनेशन का ऑफर दे चुके हैं। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि सुप्रीम लीडर का कहना है कि इस बार अगर वो देंगे तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो शायद इससे पेजेशकियन पे थोड़ी दबाव बनाने की कोशिश है। और इस बीच जैसा आपने कहा, जो अहमद वाहिदी के नेतृत्व में IRGC की जो ग्रुप है उसको ज्यादा पावर दे दिया गया है निगोशिएशन के लिए भी और डिसीजन मेकिंग में। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से अब हॉर्मुज में हम देख रहे हैं शिकंजा जो ईरान ने कसा हुआ है, क्योंकि कंप्रोमाइजर ग्रुप जो है या निगोशिएटर कह लीजिए, जो थोड़ा सा प्रैग्मेटिस्ट है, व्यवहारिक बात करता था, निगोशिएशन की बात करता था, उसकी तो अब चल नहीं रही है। एक तरफ रागची को भी पर काटे गए हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति पेजेशकियन पे भी एक तरह से रोका गया है, और तीसरी तरफ जो स्पीकर गालिबाफ हैं उनका भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिख नहीं रही है। तो यस, अहमद वाहिदी यहाँ डिसीजन मेकिंग में पूरी तरह से हावी हो रहे हैं, और ऐसे में अमेरिका के लिए हॉर्मुज को खुलाना अब और ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक है सर। माथुर सर, एक लाइन का रिएक्शन, समय की पाबंदी है मेरे पास। आने वाले वक्त में हालात कितने गंभीर होते नजर आ रहे हैं? इस बीच कोई शांति की भी उम्मीद देखी जाए? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ दिनों तक भीषणता इसकी बढ़ेगी। युद्ध इसी प्रकार से, युद्ध हुआ, फिर शांति की बात तक प्रयास हुए, फिर युद्ध हुआ, चलता रहेगा। और अब प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि शायद कोई एक लेन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खोली जाए। तो संभावना इस बात की है कि ओमान की तरफ से जो दक्षिण की तरफ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हिस्सा है उसको खोला जाए। शायद अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो कि ईरान की इजाजत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवागमन शुरू हो जाए और ईरान की इजाजत से ईरान के कंट्रोल में वहां पर शिपिंग चालू हो जाए। तो मुझे लगता है ये एक पॉसिबिलिटी है, अन्यथा वहां पर हालात बिगड़ेंगे। इजराइल जो है वो सबसे बड़ा इसका मुद्दा रहेगा, और इजराइल किसी भी कीमत पे नहीं चाहेगा कि वो दोबारा शक्तिशाली बने।